गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक है नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी मैनेजमेंट में सबसे पहले तो नर्सरी की डेफिनेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ नर्सरी, देन इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सरी। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर नर्सरी की डेफिनेशन देखें तो नर्सरी इज डिफाइंड एज एन एरिया वेयर प्लांट्स आर रेज्ड फॉर इवेंचुअल प्लांटिंग आउट। मतलब कि नर्सरी जो है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम हमारे सीडलिंग्स को या प्लांट्स को कुछ टाइम के लिए ग्रो करवाते हैं, और जब वो सीडलिंग स्टेज में आ जाते हैं, थोड़े डेवलप हो जाते हैं, लेटर ऑन उनको प्लांटेशन साइट पे हम प्लांटिंग आउट कर देते हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ नर्सरी की बात करें तो एक नर्सरी को बेसिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा नर्सरी का वो होगा नर्सरी का बेड। नर्सरी बेड के अलावा पाथ फॉर इंस्पेक्शन नर्सरी के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा साइट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल एक साइट होनी चाहिए, और फिर एक इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन नेटवर्क भी जो नर्सरी है उसके अंदर हमारा होना चाहिए। नर्सरी बेड की बात करें तो नर्सरी बेड 2 टाइप के हमारे नर्सरी के अंदर हो सकते हैं। एक होते हैं सीडलिंग बेड, दूसरे होते हैं ट्रांसप्लांट बेड। सीडलिंग बेड वो सीड बेड होते हैं या वो नर्सरी बेड होते हैं जिसके अंदर हम सीड्स को सो करवाते हैं। उसके बाद जब सीड ग्रो होके सीडलिंग स्टेज में आ जाते हैं तो उन सीडलिंग्स को डायरेक्टली या तो प्लांटेशन साइट पे प्लांट कर दिया जाता है, इसको प्लांटिंग आउट हम कहते हैं, या फिर सीडलिंग्स को नर्सरी बेड से ट्रांसप्लांट बेड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं प्लांट की जो डायरेक्टली प्लांटेशन साइट पे प्लांट नहीं की जाती हैं, उनको कुछ और टाइम चाहिए होता है कि वो अपना रूटिंग सिस्टम या थोड़ा हाइट में जो ग्रोथ है उसको अचीव कर लें। उसके लिए इन प्लांट्स को सीडलिंग बेड से ट्रांसप्लांटिंग बेड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो 3 से 5 महीने तक का रहते हैं, और उसके बाद जब वो वेल डेवलप हो जाते हैं ट्रांसप्लांट बेड के अंदर तो फिर उनको प्लांटेशन साइट पे प्लांट कर दिया जाता है। तो ये तो बात थी नर्सरी बेड की। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है पाथ फॉर इंस्पेक्शन। जो भी हमारा नर्सरी बेड है उसके अगल बगल एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम चल के जाएं, और जो भी मटेरियल हमको, जो भी सीड सोइंग नर्सरी बेड के अंदर करनी है उसके लिए सीड की सोइंग है या टाइम टू टाइम वहाँ पे इरिगेशन देना है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नर्सरी बेड के अंदर डालना है, तो इस पाथ पे चल के हम या इंस्पेक्शन करने के लिए नर्सरी बेड के आसपास हम चल पाएँ, तो वो दूसरा पार्ट होना चाहिए नर्सरी के अंदर, दैट इज पाथ फॉर इंस्पेक्शन। देन थर्ड इज साइट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल्स एंड सीडलिंग्स। जो भी सीडलिंग्स हमने नर्सरी बेड के अंदर ग्रो करवा दिए हैं, जब वो ग्रो हो जाएंगे तो उसके बाद उनको नर्सरी बेड से निकाल के हम एक जगह पे उसको स्टोर करेंगे। और ऐसे ही जब हम बाहर से सीड लेके आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले नर्सरी में एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम उसको लेके स्टोर कर सकें। ऐसे ही जब फर्टिलाइज़र लेके आ रहे हैं या और कुछ भी सामान है, हमारे इक्विपमेंट हैं, उनको एक प्लेस ऐसा चाहिए जहाँ पे इन सब मटेरियल्स को, बिल्डिंग मटेरियल है या और सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम स्टोर करके रख पाएँ। तो वही वाला प्लेस की बात हो रही है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल। एंड नेक्स्ट है irrigation network. Since nursery is a completely artificial environment where we provide the best suitable conditions for optimum growth and development of the seedlings, तो irrigation की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो वाटर सप्लाई जो हम कहते हैं थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जब भी इसको प्लांट्स को हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम अवेलेबल करा पाएँ। ये अलग-अलग टाइप के इरिगेशन नर्सरी में हम यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लो इरिगेशन मेथड है, ओवरहेड इरिगेशन मेथड है, ड्रिल इरिगेशन सिस्टम है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और नर्सरी इज टर्म्ड एज ए सीडलिंग नर्सरी इफ ओनली सीडलिंग्स आर राइज्ड
एंड ए नर्सरी हैविंग ओनली ट्रांसप्लांट बेड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट नर्सरी। ऐसी नर्सरी यहाँ पे केवल उस नर्सरी के अंदर एक टाइप के सीड बेड, जिनको हम सीडलिंग बेड कह रहे हैं, अगर वही अवेलेबल है तो फिर उसको हम सीडलिंग नर्सरी कहते हैं। और ऐसी नर्सरी जहाँ पे केवल ट्रांसप्लांट बेड ही अवेलेबल है, वहाँ पे कोई भी सीडलिंग नर्सरी सीडलिंग जो बेड है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसी नर्सरी को हम कहते हैं ट्रांसप्लांट नर्सरी। जनरली जो इंडिया में हमको नर्सरी देखने को मिलती है, वहाँ पे नर्सरी के अंदर दोनों टाइप के हमारे सीड बेड हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद व्हाटएवर इज ग्रोन इन द नर्सरी फॉर प्लांटिंग आउट इज कॉल्ड एज नर्सरी स्टॉक। जो भी मटेरियल हम नर्सरी के अंदर ग्रो करते हैं उसको हम नर्सरी स्टॉक कहते हैं। जबकि जो भी प्लांट मटेरियल हमारे फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रोइंग स्टॉक। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये एक टिपिकल नर्सरी को शो कर रहे हैं, जिसके अंदर हमको नर्सरी के सीड बेड देखने को मिल रहे हैं। ये पाथ फॉर इंस्पेक्शन क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा जो सेकंड वाली फोटो है उसमें हमारे एक स्प्रिंकलर टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल। देन इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी। नर्सरी जो हम डेवलप कर रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में हमारी बनी थी, इसमें एक टारगेट सेट किया गया था कि जो भी हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है कंट्री का 329 मिलियन हेक्टेयर, उसके करीब करीब 33% या फिर 1/3 एरिया में जो है वो हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए। और हिल्स में बात करें तो करीब 2/3 पार्ट में जो है वो हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। लेकिन अभी तक का प्रेजेंट कंडीशन में सिचुएशन में जो हमारा फॉरेस्ट है वो करीब करीब अराउंड 22% एरिया में ही हमारा फॉरेस्ट है वो बना हुआ है। तो वी स्टिल नीड ए लार्ज एरिया टू कन्वर्ट इनटू फॉरेस्ट एरिया टू अचीव दैट टारगेट एंड टू मेंटेन द हेल्दी इकोसिस्टम। इन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट है जब भी सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स के अंदर रिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स चलाती है, और इन प्रोग्राम्स के लिए लार्ज स्केल सीडलिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो हमारा कवर हो सके और हमको अच्छी सीडलिंग्स वहाँ पे लगाने के लिए अवेलेबल हो पाए। तो इसके लिए हमको नर्सरी की जो ज़रूरत है वो पड़ती है। देन है ऑब्जेक्टिव ऑफ राइजिंग नर्सरी। अगर हम कोई नर्सरी लगाते हैं तो हमारा उसका उसमें क्या उद्देश्य होना चाहिए। टू प्रिपेयर हेल्दी एंड विगरस स्टॉक। जब हम नर्सरी लगाते हैं और वहाँ पे सीडलिंग्स जो है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो कराते हैं, तो हमारी जो तैयार सीडलिंग्स हैं वो हेल्दी रहती हैं। हेल्दी सीडलिंग्स कहने का मतलब है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट अटैक। मोरओवर सीडलिंग्स का विगर भी हमको बेटर देखने को मिलता है। दैट मीन्स दीज सीडलिंग्स विल बी टॉल विथ बेटर डायमीटर। हम कह सकते हैं कि ये फिनोटिपिकली जो है वो सुपीरियर रहेंगी कंपेयर टू other plants, because under artificial environment of nursery we are providing timely resources to the plants like irrigation है, fertilizer है, insecticide है, जिससे कि जो हमारे हेल्दी प्लांट्स हैं वो हमको तैयार मिलते हैं नर्सरी के अंदर। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर सीडलिंग्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पब्लिक हु हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द टेक्निक ऑफ राइजिंग प्लांट्स। ऐसे लोग जिनको प्लांट्स को ग्रो तो करना होता है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि कैसे इन प्लांट्स को ग्रो करवाना है। जो नर्सरी तैयार कर रहा होगा उस बंदे को पता होगा कि कैसे किसी स्पीसीज को ग्रो करवाना है, क्योंकि प्लांट की जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग टाइप से ग्रो होती हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो सीड्स से ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो जिनको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करना पड़ता है, जैसे कि कटिंग है, लेयरिंग है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, इन सब के द्वारा वो प्लांट्स तैयार होते हैं। तो जिन लोगों को इनके बारे में इन टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उन लोगों को नर्सरी के द्वारा नर्सरी में जो प्लांट्स सीडलिंग्स हैं जो तैयार पौधे हैं वो लोगों को दे सकते हैं ताकि वो लोग भी इन सीडलिंग्स को अपनी ज़मीन पे लगा पाएँ।
थर्ड है टू राइज टॉल एंड स्टडी सीडलिंग्स टू ओवरकम द वीट कंपटीशन एट द प्लांटिंग साइट। नर्सरी से जो भी हम प्लांट तैयार करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं, वो जनरली हमको हेल्दी देखने के लिए मिलते हैं। उनका जो स्टॉक होता है वो भी विग्रस हमको देखने को मिलता है, टॉल देखने को मिलते हैं, उनका डायमीटर भी अच्छा रहता है। इसलिए जब इन प्लांट्स को हमारा प्लांटेशन एरिया पे प्लांट किया जाता है, वहाँ पे ये प्लांट्स ईजिली वीट के साथ में compete कर पाते हैं टू सूट द डिफ़िकल्ट साइट कंडीशंस। और वहाँ पे इनका जो इस्टेब्लिशमेंट रेट है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि हमारे नर्सरी प्लांट होते हैं। क्योंकि जो वीड है, वीड मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो कि इंटरफेयर करता है हमारे डिजायरेबल प्लांट्स की ग्रोथ के साथ। अबव द ग्राउंड रिसोर्सेज भी होते हैं, बिलो द ग्राउंड रिसोर्सेज भी होते हैं। बिलो द ग्राउंड में आ गया हमारा सॉयल मॉइस्चर, सॉयल न्यूट्रिएंट्स। अबव द ग्राउंड में आ गया स्पेस और सनलाइट। इनके लिए जो वीड्स हैं वो कंपटीशन देते हैं हमारे डिजायरेबल प्लांट्स को। इसको रिड्यूस करा जा सकता है नर्सरी के जो भी हम ग्रो करते हैं नर्सरी के अंदर प्लांट्स, उनके द्वारा, क्योंकि वो बेटर होते हैं, हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एक्जोटिक स्पीसीज। जो भी हमारी एक्जोटिक स्पीसीज है, एक्जोटिक स्पीसीज उन स्पीसीज को कहते हैं जो कि नॉन नेटिव टू एन एरिया होते हैं। उन स्पीसीज को किसी दूसरे एरिया से लेके आया जाता है बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी। जो उनका यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, एज वेल एज उनका जो रोटेशन पीरियड होता है वो कम होता है। शॉर्ट रोटेशन पीरियड में ये ज़्यादा बायोमास देने की जो उनका पोटेंशियल होता है वो होता है। इसलिए ऐसी स्पीसीज को डायरेक्टली हम बाहर से लाके अगर प्लांटेशन एरिया में लगा दें तो चांसेस हैं कि वो फेल भी हो सकते हैं या सक्सेस भी हो सकते हैं। जबकि अगर इनको इन एक्जोटिक स्पीसीज को हम लेके आएंगे और नर्सरी के अंदर उनकी जो ग्रोथ है उसको चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कि कैसी इसको कंडीशन चाहिए, और उस कंडीशन पे हम फिर इसको लेके प्लांट कर सकते हैं। मतलब ऐसी स्पीसीज को हमको सबसे पहले नर्सरी के अंदर ग्रो कराना होता है। जैसे कि पॉपुलर है, यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस को ऑस्ट्रेलिया से लेके आए, ऐसे ही पॉपुलर जो है वो भी नॉर्थ अमेरिका से लेके आया गया है। है स्पीसीज विच कैन नॉट बी राइज्ड सक्सेसफुली बाय द डायरेक्ट सोइंग, फॉर देम नर्सरी राइज्ड सीडलिंग परफॉर्म बेटर। ऐसी स्पीसीज ऐसे प्लांट्स जो कि डायरेक्टली फील्ड कंडीशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेसफुली इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्पीसीज को हम पहले नर्सरी के अंदर उगा लेंगे। फिर वहाँ पे जब सीडलिंग स्टेज में आ जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो फिर उसको हम प्लांटेशन साइट पे प्लांट कर सकते हैं। इसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि ये स्पीसीज अपनी नेचुरल कंडीशन में ग्रो नहीं कर पा रही है। ऐसा हो सकता है कि सीड जैसी गिर रहा है नीचे तो उसको कोई चिड़िया खा जा रही है, या फिर उसमें बार बार कोई इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज अटैक हो जा रहा है, जिससे कि वो फील्ड नेचुरल साइट में अपना जो सक्सेसफुल प्लांटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्पीसीज को भी हम नर्सरी के अंदर ग्रो करवा के फिर उसको प्लांटेशन साइट पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू राइज द नर्सरी सीडलिंग्स फॉर पुअर एंड बैरन साइट्स। ऐसी स्पीसीज जिनको हमको वेस्टलैंड एरिया में लगाना है, जो बहुत पुअर है, बैरन साइट है, वहाँ की फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसी एरिया में अगर हमको डिफॉरेस्टेशन करना है तो वहाँ पे हम अगर नर्सरी के ग्रो किए हुए सीडलिंग्स को लगाते हैं तो ज़्यादा चांसेज हैं कि वहाँ पे जो ये रीजनरेशन हो रहा है वो इस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट लेके जाएंगे हम वो हेल्दी प्लांट्स लेके जाएंगे। अगर हम वहाँ पे कमज़ोर प्लांट लेके जाएं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो मर जाएंगे, जबकि हमारे नर्सरी में तैयार किए हुए जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे अडेप्ट होके ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट है टू सप्लीमेंट द नेचुरल रीजनरेशन एंड डायरेक्ट सोइंग मेथड्स, ओनली हेल्दी सीडलिंग्स कैन एश्योर द यूनिफॉर्म स्टॉकिंग। कहीं कहीं नेचुरल रीजनरेशन के अंदर
जो हमारे प्लांट्स हैं वो अगर डेड हो जा रहे हैं बाई सम मीन्स, तो ऐसी एरिया में हम गैप फिलिंग करने के लिए भी नर्सरी के ग्रो किए हुए सीडलिंग्स जो हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है स्पीशीज विच डू नॉट सीड ईच ईयर और सीड्स विच आर डिफिकल्ट टू स्टोर which viability eroded quickly. Nursery grown seedlings can ensure availability of stock in poor seed year. कुछ कुछ स्पीसीज में, प्लांट स्पीसीज में क्या होता है कि उनका सीड प्रोडक्शन हर साल नहीं हो पाता। आफ्टर सम इंटरवल दे प्रोड्यूस सीड। जिस साल बहुत ज़्यादा अच्छा सीड आता है प्लांट्स में उसको बोलते हैं मस्ट ईयर या गुड सीड ईयर। ये किसी किसी स्पीसीज में 5-5 ईयर तक भी हो सकता है। जैसे कि इस साल अगर इसमें सीड आ रहा है तो फिर अगले 2027 में फिर उसमें सीड आएगा। तो सीड प्रोडक्शन अगर इतनी देर में हो रहा है और हमको रिक्वायरमेंट हो गई अगले साल या उसके अगले साल, तो फिर कहाँ से हम उसका सीड लाएंगे? तो कहाँ से ला सकते हैं? नर्सरी के अंदर से। हम क्या करेंगे, नर्सरी में ऑलरेडी जो भी उसकी सीडलिंग्स हैं उनको तैयार रखेंगे। जब भी हमको रिक्वायरमेंट होगी हम ऐसे प्लांट मटेरियल या सीडलिंग्स को नर्सरी से लेके लगा सकते हैं आराम से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नर्सरी। जनरली जो हमारी नर्सरी है उसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज, दूसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन इरिगेशन फैसिलिटी। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज की बात करें तो ये 2 टाइप की हो सकती है, एक तो टेम्पररी नर्सरी, दूसरा परमानेंट नर्सरी। टेम्परेरी नर्सरी को हम जनरली फील्ड नर्सरी भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलवेज नियर बाई टू द प्लांटेशन एरिया। जहाँ पे भी हमको प्लांटेशन करना होता है, अगर प्लांटेशन एरिया बहुत दूर है या हिल्स में भी बहुत दूर है मेन रोड से, तो वहाँ पे हम प्लांटेशन एरिया के आसपास ही एक टेम्पररी कुछ टाइम के लिए नर्सरी को बना देते हैं। It is established temporarily to meet the requirement of stock for difficult and limited area। अगर बहुत दूर है या डिफ़िकल्ट साइट है तो वहीं पे ये बनाई जानी चाहिए। ये तभी बनानी चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि फिर उसको बनाओ तोड़ो और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेबर एंड टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से जो टेम्पररी नर्सरी है केवल हिली एरिया में बनाना ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी ए टेम्पररी नर्सरी। यहाँ पे जो नर्सरी बेड्स हैं वहाँ से प्लांट्स को लाकर कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए रखा गया है और इसमें शेड भी प्रोवाइड की गई है ताकि जो फ्रॉस्ट है, सन है, रेन है, उससे प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिल सके। फिर जो दूसरी टाइप की हमारी नर्सरी होती है वो होती है परमानेंट नर्सरी। जैसे इसके नाम है टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए वो नर्सरी हमको बनानी होती है। परमानेंट नर्सरी इज इस्टेब्लिश्ड टू सप्लाई द नर्सरी स्टॉक ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर हमको लंबे टाइम के लिए किसी नर्सरी से प्लांट्स की रिक्वायरमेंट आती है या वहाँ पे हम प्लांट्स तैयार करते रहते हैं तो उसको हम परमानेंट नर्सरी कहेंगे। इट इज़ यूजुअली एस्टेब्लिश एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीडलिंग टू ऑल द पॉसिबल प्लांटेशन साइट इज ईजी। A permanent nursery should contain most of the species in use। ऐसी स्पीसीज को हम उस नर्सरी के अंदर उगाएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में यूज में लाई जाती हैं स्पीसीज। इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो देन द टेम्पररी नर्सरी थोड़ा कम होती है, क्योंकि इसमें एक बार बना दी तो बना दी, फिर उसको हटाना नहीं है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना है। परमानेंट नर्सरी शुड हैव ए लार्ज फेंस्ड एरिया। उसमें प्रॉपरली फेंसिंग की हुई होनी चाहिए नर्सरी के अंदर। उसके बाद बाहर से उसमें प्रॉपर रोड्स बनी हुई होनी चाहिए। इंस्पेक्शन वो पाथ्स जो हैं उसके वो क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो हमारी परमानेंट नर्सरी के अंदर पेरिनियल फॉर्म में होनी चाहिए और जो शेडिंग फैसिलिटी है वो भी हमारी नर्सरी के अंदर होनी चाहिए परमानेंट नर्सरी के अंदर।
ये जो है फोटोग्राफ्स, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर उसमें फेंसिंग की गई है और साथ ही जो शेड फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। इसके अलावा जो नर्सरी है उसको डिपेंडिंग अपॉन द इरिगेशन फैसिलिटी के बेसिस पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ये होगी ड्राई नर्सरी, दूसरा ये हो सकती है वेट नर्सरी। ड्राई नर्सरी उस नर्सरी को कहेंगे जिसके अंदर हमारी कोई भी इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। जबकि जो हमारी वेट नर्सरी है उसको कहेंगे ए नर्सरी दैट इज मेंटेन्ड बाय इरिगेशन और अदर आर्टिफिशियल वाटरिंग ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स। एक ऐसी नर्सरी जहाँ पे हमारी प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो उसको हम वेट नर्सरी कहते हैं। बेसिकली जो ड्यूरिंग ड्राई मंथ्स हैं उस टाइम पे वाटर की रिक्वायरमेंट वेरी हाई होती है प्लांट्स को, वहाँ पे हमको ज़रूरत होती है उन प्लांट्स को हम वाटर या फिर इरिगेशन जो है वो अवेलेबल करवाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नर्सरी साइट। ऐसे प्लेस पे हमको जो नर्सरी है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। जब भी हम नर्सरी किसी भी एरिया में इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बातों का हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो लेवल है, जो एरिया है वो लेवल या फिर नियरली लेवल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो स्लोप वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्लोप होगा तो क्या होगा कि सॉइल का इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही अगर पूरा फ्लैट एरिया होगा तो वहाँ पे फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो बन जाती है, जिससे जो डैम्पिंग डिजीज़ है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ वो इन सीडलिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लाइट सैंडी लोम सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है नर्सरी के लिए। As far as nursery should be located a safe distance from any diseased plantation। जहाँ पे भी हम नर्सरी तैयार कर रहे होंगे उसके आसपास कोई भी डिजीज्ड प्लांटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कंटामिनेशन हमारी जो नर्सरी है वहाँ पे आ सकता है। ऐसे ही अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स के अंदर किसी नर्सरी को डेवलप कर रहे हैं तो लोकल कम्युनिटी की डिमांड के बेसिस पे सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज जो है वो होना चाहिए। लाइक देयर नीड्स क्या है, जैसे उनकी नीड हो सकती है फ्यूल वुड की, फॉडर की, टिम्बर की, तो उसी की बेसिस पे फिर जो प्लांट स्पीसीज है वो नर्सरी के अंदर ग्रो की जानी चाहिए। डिमांड ज़्यादा है तो नर्सरी जो एरिया है वो भी बड़ा हो सकता है। अगर जो सीडलिंग्स हैं उनकी डिमांड कम है तो फिर एरिया जो है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए जहाँ पे हम जो नर्सरी है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उस एरिया में जो फ्रॉस्ट है वो कम होना चाहिए। फ्रॉस्टी एरिया शुड बी अवॉइडेड फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सरी साइट। Frost hole are generally common in the northern India where cold accumulates in the valley bottom। जहाँ पे वैली के बिल्कुल नीचे जब रात को हवा ऊपर से एक्यूमुलेट होकर नीचे आती है तो वो सीडलिंग्स को डैमेज करती है। फ्रॉस्ट क्या है? चिलिंग ऑफ एयर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो उससे कम एयर का टेम्परेचर हो जाता है तो फिर वो प्लांट्स की जो इंटरसेलुलर वाटर है उसको बिल्कुल जमा देती है, और मॉर्निंग के टाइम पे जब सन निकलता है और ट्रांसपायरेशन उसमें प्लांट में स्टार्ट होता है तो प्लांट्स के मॉइस्चर का लॉस होता है, जबकि प्लांट्स की रूट्स जो है वो मॉइस्चर को सॉइल से अपटेक नहीं कर पाती, जिस कारण से उसमें हमको विल्टिंग देखने को मिलती है प्लांट्स में। और अगर ये देर तक का रहती है विल्टिंग तो प्लांट्स जो है वो डेड भी हो सकते हैं। ऐसे दूसरा है साइट विच आर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स शुड बी अवॉइडेड अनलेस विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स आर अवेलेबल। ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत बहुत तेज हवा चलती है जो कि जो हमारे सीडलिंग्स हैं उनको डैमेज कर सकती हैं, जैसे वैली का टॉप वाला एरिया है या कोस्टल एरिया है उसके किनारे भी जो नर्सरी है उसको इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल डैमेज आवर यंग सीडलिंग्स। जहाँ पे ये सब बहुत तेज हवा चलती है तो वहाँ पे हम विंड ब्रेक्स या फिर शेल्टर बेल्ट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
फिर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड सरफेस। अलग अलग टाइप का लैंड सरफेस हमको देखने को मिलता है, कहीं पे प्लेन एरिया होता है, कहीं पे हिल्स होते हैं। तो जो एरिया है वो हल्का सा लेवल होना चाहिए या फिर उसमें जेंटल स्लोप होना चाहिए, ताकि जब भी बारिश आए तो वहाँ से वाटर एक्यूमुलेट उसमें ना हो। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। वाटर लॉगिंग कंडीशन शुड नॉट बी गुड फॉर द नर्सरी साइट, क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन से फिर डैम्पिंग ऑफ डिजीज आने का खतरा रहता है। और हल्का उसमें जेंटल स्लोप हो सकता है। अगर हिल्स में हमको नर्सरी बनानी है तो फिर वहाँ पे प्रॉपर टेरेसिंग के द्वारा, जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वैसे ही सीढ़ी बना के जो है उसका नर्सरी हम डेवलप कर सकते हैं। देन एस्पेक्ट की बात करें तो दो टाइप के एस्पेक्ट हमको जनरली देखने को मिलते हैं, एक नॉर्थ एस्पेक्ट और दूसरा साउथ एस्पेक्ट। अगर वेस्टर्न हिमालयन रीजन की बात की जाए तो वहाँ पे नॉर्दर्न एस्पेक्ट जो है वो हमेशा प्रिफर्ड किए जाते हैं अप टू 1500 मीटर अबव द सी लेवल, क्योंकि नॉर्दर्न एस्पेक्ट में ज़्यादा हमको मॉइस्चर देखने को मिलता है, सन का एक्सपोजर कम मिलता है, जिससे कि जो वहाँ पे ग्रोइंग कंडीशंस होती हैं वो बेटर रहती हैं। हालांकि अगर 1500 मीटर अबव द सी लेवल से ऊपर जाएं तो वहाँ पे फिर हम साउथ एस्पेक्ट को प्रीफर करते हैं फॉर नर्सरी डेवलपमेंट। ऐसे अगर प्लेन्स में हम नर्सरी बना रहे हैं तो उसमें जो सीड बेड है उनकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है वो प्रीफर्ड होती है। एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी रहती है। तो हर स्पीसीज की एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन रहता है जिसमें वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस स्पीसीज का होता है। जैसे कि अगर हिली स्पीसीज हम देखें लाइक फर है, स्प्रूस है, अगर इनको लोअर एल्टीट्यूड में हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे दे फेल टू ग्रो। इनकी जो नर्सरी है वो हिल्स में ही बनानी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको प्लेन्स में हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सॉइल की बात करें तो साइट शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स, पेबल्स, जो ग्रेवल्स हैं मतलब मोटे पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, वो नर्सरी के अंदर नहीं होनी चाहिए। लाइट सैंडी सॉइल हैव बीन कंसिडर्ड बेस्ट फॉर नर्सरी सॉइल। इसके अलावा जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है दे शुड बी अवॉइडेड फॉर नर्सरी। Nursery should have a mixture of soil, sand and manure in a proportion of 60-30-10 के रेशियो में सॉयल का, सैंड का और मैन्योर का, जो भी फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसको नर्सरी के सॉइल में मिक्सअप किया जाना चाहिए। फिर वाटर सप्लाई की बात करें तो नर्सरी के अंदर पेरिनियल वाटर सप्लाई, जो हम पहले भी बात करे थे, कि वो होना चाहिए लगभग 200 लीटर एवरी डे। अगर 1 लाख सीडलिंग्स हम वहाँ पे नर्सरी के अंदर तैयार कर रहे हैं तो इतना पानी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। एल्केलाइन या पॉल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, क्योंकि वो जो है वो ग्रोथ कंडीशंस को चेंज कर सकता है, जिसके कारण उसके जो हमारे सीडलिंग्स हैं उनकी ग्रोथ में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ऐसे ही जो वहाँ पे लेबर रहेंगे उनके पीने के लिए वाटर और जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है वो भी नर्सरी के अंदर हमारी अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो नर्सरी शुड बी रेडियली एक्सेसिबल ऑल द ईयर राउंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द नर्सरी एंड डिस्पैच ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम देयर। जो भी रिक्वायरमेंट रहती है नर्सरी के अंदर सीड्स की, कटिंग्स की, फर्टिलाइजर्स की या और भी जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको ईजीली अवेलेबल नर्सरी के अंदर कराया जा सके, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो रोड्स हैं प्रॉपर नर्सरी के आसपास होनी चाहिए। ऐसी जो लेबर है जो काम करेंगे नर्सरी के अंदर वो भी अवेलेबल वहाँ पे होनी चाहिए, और वो लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर नर्सरी के अंदर होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा डिजायरेबल प्लांट है और कौन सा जो स्पीसीज है वो वीट की स्पीसीज है। अदरवाइज हो सकता है वो
वीडिंग करते टाइम हमारे डिजायरेबल प्लांट को रिमूव कर दें और वीड को छोड़ दें, क्योंकि अर्ली स्टेजेज में दोनों जो हमारे डिजायरेबल प्लांट्स हैं एज वेल एज वीड प्लांट्स दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो लेबर भी जो एक्सपीरियंस लेबर है और स्किल्ड लेबर है वो नर्सरी के अंदर हमारे होनी चाहिए। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।